नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले कुछ समय से गोवा, जो कि एक बहुत मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां लगातार एक के बाद एक कत्ल की वारदात हो रही है। सबसे पहले आपको याद होगा 4 साल के एक छोटे से बच्चे की हत्या उसकी मां ने कथित तौर पर कर दी थी। एक एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ, काफ़ी सुर्खियों में रहा मामला। फिर एक होटल इंडस्ट्री से जुड़े एक शख्स ने अपनी बीवी की हत्या की, वो भी समंदर की लहरों में डुबोकर। और अब गोवा से ही एक और शॉकिंग मर्डर स्टोरी सामने आई है, जिसमें एक होटेलियर की हत्या की गई है। 4 फरवरी की सुबह नॉर्थ गोवा के पारवोरिम पुलिस स्टेशन में एक कॉल पहुंचती है। कॉल करने वाला शख्स ये बताता है कि वो पिलरने मारा इलाके से बोल रहा है और यहां एक विला में एक शख्स की रहस्यमयी स्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस पूछती है कि भाई वो शख्स कौन है, विला में कैसे मौत हो गई। तो बताया जाता है कि वो इस विला के मालिक हैं और उनका नाम है NS ढिल्लों। और ढिल्लों साहब अपने कमरे में सस्पिशियस कंडीशन में मृत पाए गए हैं, मरे हुए पाए गए हैं। ढिल्लों साहब के बारे में जब पुलिस जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि वो उस इलाके के एक बड़े होटेलियर हैं। पुलिस को अलबत्ता उनके बारे में जानकारी थी ज़रूर, क्योंकि बड़े लोगों के बारे में और इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोगों के बारे में पुलिस को पता होता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि उन्हीं होटेलियर ढिल्लों साहब की हत्या हुई है या उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है। ढिल्लों साहब पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो ये अपने आप में एक और बड़ी बात है और ये इंडिकेट करता है कि जिसकी मौत हुई है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली से भी उसका रिलेशन है। ढिल्लों साहब के उसी पिलरने मारा इलाके में एक नहीं बल्कि 3 विलाज हैं, जिसमें 2 विला को उन्होंने हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए छोड़ रखा है, यानी गेस्ट हाउस के तौर पर उन विला का इस्तेमाल करते हैं। और एक विला वो खुद अपनी रिहाइश के काम लाते हैं, यानी उसी विला में वो रहते हैं। जिस विला में वो रहते हैं उसी विला में 4 फरवरी की सुबह उनकी लाश पड़ी होने की खबर पुलिस को मिलती है। अब जैसे ही पारवोरिम पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस की टीम वहाँ फ़ौरन पहुँचती है। मामला हाई प्रोफाइल है, विला में मौत हुई है, मर्डर हुआ है। और जब पुलिस जाके एग्ज़ामिन करती है तो देखती है कि वाकई जिस विला में NS ढिल्लों रहते थे, वहाँ उनके बेडरूम में बिस्तर पर उनकी लाश पड़ी है। शरीर पर जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त हैं, शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पुलिस को नज़र आते हैं। साथ ही पुलिस ये भी देखती है कि उनके गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क है, यानी गला घोंटे जाने के भी निशान हैं। पुलिस सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस एक चीज़ ये भी नोटिस करती है कि ढिल्लों साहब के जिस्म में एक भी ऑर्नामेंट नहीं है, कोई भी सोने का जेवर नहीं है। जबकि जो वहाँ काम करने वाले स्टाफ हैं, उस विला के जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, वो ये बताते हैं कि ढिल्लों साहब को सोने के आभूषणों का बड़ा शौक़ था। वो गले में चेन पहनते थे, हाथ में उनका ब्रेसलेट, कड़ा जैसी चीज़ें थी, अंगूठियाँ भी पहनते थे, और ये सारी चीज़ें गायब हैं। तो ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को समझ में आने लगता है कि ये केस तो मर्डर का है ही, और मर्डर के पीछे मोस्ट प्रोबेबली रॉबरी यानी लूटपाट की वजह है। अब पुलिस जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है, तफ्तीश की शुरुआत करती है। तो इस बीच जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि बीती रात 2-3 लोग, जिसमें एक कपल भी शामिल है, वो लोग गेस्ट के तौर पर मिस्टर ढिल्लों के यहाँ आए थे। ढिल्लों यहाँ अकेले रहते थे, परिवार के साथ नहीं रहते थे, लेकिन अक्सर ही उनके यहाँ गेस्ट्स का आना जाना लगा रहता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो खुद ही जब हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, 2 विला उनके गेस्ट हाउस के तौर पर ही यूज़ हो रहे हैं, तो तीसरे विला में भी वो लोगों को होस्ट करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और गोवा में पार्टीज़ का बड़ा चलन है, आपको ये भी पता है। तो पुलिस को शुरुआती छानबीन में ये पता चलता है कि 2 से 3 लोग, जिनमें एक कपल भी शामिल है, वो बीती रात को यानी 3 फरवरी की रात को मिस्टर ढिल्लों के यहाँ विला में पार्टी करने के लिए आए थे। लेकिन ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या इन्होंने ही कत्ल किया, अगर किया तो क्यों, फिर ये कहाँ भाग गए? इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी पुलिस के सामने थे और पुलिस के सामने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का कोई क्लू या कोई लीड फिलहाल नहीं था। इस बीच पुलिस जब विला की और आसपास के इलाकों की तलाशी ले रही थी तो पुलिस को एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली। ये बात भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। पुलिस को सबसे पहले जो विला है, उस विला के बगल में एक और बिल्डिंग है,
उस बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज मिली। उस फुटेज में रात को तकरीबन 3:30 बजे एक कार से कुछ लोग विला से बाहर जाते हुए, विला से निकलकर बाहर जाते हुए दिखाई दिए। तो ये एक इंडिकेशन था कि जिन लोगों ने भी मिस्टर ढिल्लों की जान ली वो रात को 3:30 बजे वहाँ से निकले हैं या निकले होंगे। दूसरी बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये कि जो विला का मेन गेट है, मुख्य दरवाज़ा, वो मेन गेट एज इट इज़ बंद था। यानी जो लोग बाहर निकले थे वो मेन गेट से बाहर नहीं निकले थे, फिर कहाँ से निकले होंगे। तो पुलिस ने जब विला का मुआयना किया तो वहाँ काम करने वाले स्टाफ ने एक खिड़की दिखाई, जो खिड़की खुली हुई थी, और ये आशंका जताई कि इसी खिड़की से वो लोग जो बीती रात को गेस्ट के तौर पर ढिल्लों साहब के यहाँ आए थे वो निकले हैं। और वो खिड़की आमतौर पर खुलती नहीं है, वो बंद ही रहती है, लेकिन वो खिड़की जिस तरह से खुली हुई थी उसे देखकर लग रहा था कि इसी खिड़की का इस्तेमाल कातिलों ने भागने के लिए किया है। तो ये कुछ लीड या कुछ शुरुआती इंफॉर्मेशन पुलिस को उस विला से रिलेटेड मिल रहे थे। पुलिस अब भी जो है उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर, जो लोग आए थे उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर बहुत क्लियर नहीं थी। पुलिस की जांच आगे बढ़ती रही। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाए। उस कार के बारे में पुलिस पता कर रही थी। इसी बीच जो पारवरिम पुलिस स्टेशन की टीम है उसने ये नोटिस किया कि उन्हीं के थाने में बीती रात को एक शख्स ने एक कार के चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई है। ये जो शख्स है, ये जो आदमी है, बेसिकली वो एक टैक्सी ऑपरेटर है जो रेंट ए कार स्कीम के तहत लोगों को टैक्सी किराए पर दिया करता है। और आपको पता है जो रेंट ए कार होता है, रेंट ए कार, उसमें कार जो भी आदमी किराए पर लेता है वो उसे खुद ही ड्राइव करता है, यानी सेल्फ ड्राइव स्कीम होती है। कई शहरों में ऐसा है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होते हैं। और गोवा में ये जो रेंट ए कार का इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसमें यही था कि आप गोवा में लीजिए कार, गोवा में जी भर के घूमिए, जहाँ जाना है चाहिए, जब तक रखना है रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, और कार लेकर आप जो है गोवा से बाहर नहीं जाएंगे। उसमें टर्म्स ये था। तो यहाँ पर जो आदमी पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचा था, उस आदमी ने 3 फरवरी की रात को ही पुलिस को ये बताया था कि हमने एक कार रेंट दी थी, लेकिन जिन लोगों ने वो कार ली वो लोग गोवा से बाहर निकल गए हैं और अब हम उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस अभी रेंट ए कार वाले मसले को, जिसमें कार चोरी की शिकायत थी, उसमें अभी उलझी थी, उसको सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तब तक सुबह होते होते ये मर्डर की बात सामने आ गई। तो अब एक तरह से देखा जाए तो 2 ऐसे अनसॉल्व्ड केसेस गोवा के पारवरिम पुलिस के पास थे जिन्हें पुलिस को सुलझाना था, जिसमें एक कार थेफ्ट का मामला था और दूसरा मर्डर का मामला था। लेकिन इन दोनों ही मामलों में कुछ बातें बड़ी कॉमन थी और बहुत शॉकिंग थी। कॉमन बात तो ये थी, सबसे पहली वो ये कि दोनों मामला पारवरिम पुलिस स्टेशन की हद का था। पारवरिम पुलिस स्टेशन में ही एनएस ढिल्लों के कत्ल की शिकायत भी दर्ज हुई थी और पारवरिम पुलिस स्टेशन में ही कार की चोरी की शिकायत भी दर्ज हुई थी। दूसरा ये कि कत्ल के मामले में एक सस्पेक्टेड कपल का, एक संदिग्ध दंपत्ति कह लें या जोड़ा कह लें, दंपत्ति तो नहीं कहेंगे, दंपत्ति शादीशुदा कपल को कहते हैं, तो एक जोड़े की तलाश थी मर्डर के मामले में। और उधर रेंट ए कार वाले मामले में जो लोग कार लेकर भागे थे उसमें भी एक कपल के इन्वॉल्व होने की बात सामने आई थी। तीसरा जो इत्तेफाक था वो ये था कि जिस समय रेंट ए कार वाले ने रात को शिकायत दी लेट नाइट, उसी टाइम फ्रेम के आसपास मिस्टर ढिल्लों के भी कत्ल किए जाने की आशंका थी। यानी ढिल्लों के मौत का जो टाइम था वो भी उसी टाइम फ्रेम के आसपास का ही था। यानी इन दोनों घटनाओं में बड़ी अजीब सी सिमिलरिटी थी। अब जो गोवा की पुलिस है, पारवरिम की पुलिस है, उसने ये दिमाग लगाना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने रेंट ए कार के ज़रिए कार किराए पर ली थी उन्हीं लोगों ने एनएस ढिल्लों का कत्ल किया और कार लेकर भाग गए। पुलिस अब इस एंगल पर सोचने लगी और सोचते सोचते उसे लगा कि शायद वो सही डायरेक्शन पे सोच रही है। फिर पुलिस ने सारा फोकस उस कार को ट्रैक करने पर लगा दिया। आपको पता है इस तरह से रेंट ए कार वाला जो भी मामला होता है, बिजनेस होता है, उसमें कार में जीपीएस तो लगा ही होता है, क्योंकि बिना जीपीएस के अगर वो किसी को कार किराए पर देंगे तो लोग कार लेकर भाग जाएंगे, बहुत चोरियां होंगी। तो इस कार में भी जीपीएस डिवाइस लगा हुआ था। अब गोवा पुलिस ने उस कार को जब फॉलो करना और ट्रैक करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कार काफ़ी दूर निकल गई है, तकरीबन 600-700
किलोमीटर दूर और वो मुंबई की तरफ बढ़ रही है। तो ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से कांटेक्ट किया, गोवा की पुलिस ने। नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच को इसके बारे में जानकारी दी गई और नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो एक्टिव हो गई, हरकत में आई और उन्होंने इस कार को इंटरसेप्ट करने की शुरुआत की, क्योंकि जीपीएस के ज़रिए लोकेशन उनसे भी जो है इस कार की शेयर कर दी थी गोवा पुलिस ने। कार फाइनली एक चेक नाके पर पहुंची और जैसे ही चेक नाके पर वो कार पहुंची, नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने उस कार को रोक लिया। कार के रोकते ही एक आदमी कार से निकलकर भागने में कामयाब हो गया, मगर इसके बावजूद उस कार में 2 लोग और थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया और इन 2 लोगों में एक तकरीबन 22-23 साल की लड़की और तकरीबन 30-32 साल का एक लड़का शामिल थे। यही वो कपल था जो रेंट ए कार के तहत दी जाने वाली कार चुराकर भागा था। अब नवी मुंबई की पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। नवी मुंबई की पुलिस को गोवा पुलिस ने रेंट ए कार वाला जो मामला है वो तो बताया ही था, साथ ही ये भी बताया था कि एक मर्डर के मामले में भी उन्हें एक कपल की तलाश है और जब वो इस कार को इंटरसेप्ट कर लें और कपल को पकड़ने में कामयाब हो जाए तो उस मर्डर के एंगल से भी इनसे पूछताछ ज़रूर की जाए। तो नवी मुंबई की पुलिस ने ये जो कपल पकड़ में आया था इससे पूछताछ शुरू की। इन्होंने रेंट ए कार वाली बात से तो इनकार क्या करते, क्योंकि कार लेकर वो भागे थे, उनको कबूल करना पड़ा। कत्ल वाली बात वो नहीं मान रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली, उनके बिलोंगिंग्स चेक किए, तो पुलिस ने देखा कि उनके पास कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स, कुछ ऐसे जेवर हैं जो उनके नहीं हैं और कहीं और से लूटे गए हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं, क्योंकि जिनका अपना जेवर होता है वो उसको संभाल कर रखते हैं या फिर कहीं पहन लेते हैं। लेकिन यहाँ वो एक पोटली में थे। साथ ही पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन भी मिला। पुलिस ने जब इसके बारे में गोवा पुलिस को जानकारी दी तो गोवा पुलिस ने कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ से मोबाइल फ़ोन और ऑर्नामेंट्स जो है लूटे गए हैं कत्ल के बाद। इस जानकारी के मिलने पर नवी मुंबई की पुलिस ने जब इन दोनों से सख्ती की तो इन दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही नॉर्थ गोवा के पारवोलिम में एनएस ढिल्लो नाम के एक बुज़ुर्ग शख्स की हत्या की है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल की है और हत्या करके ये जेवर वगैरह उनसे लूट कर वो भाग रहे थे, लेकिन अब वो पकड़ में आ गए हैं। तो पुलिस ने जब उनसे पूछा कि भाई तुम लोगों ने जेवर लूटी, जेवर लूटने के लिए हत्या कर दी, और जाहिर है पुलिस उनको डांट भी रही थी, उनको फटकार भी रही थी, तो इन लोगों का ये कहना था कि उन्होंने लूटपाट के लिए कत्ल नहीं की। उन्होंने इस कत्ल के पीछे जो कहानी सुनाई वो अपने आप में एक अलग कहानी है। ये जो 2 लोग पकड़े गए, ये दोनों लोग यानी ये जो लड़का और लड़की की जोड़ी है, इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। इनका ये कहना था कि उनकी सोशल मीडिया पर एनएस ढिल्लों से बातचीत की शुरुआत हुई थी, दोस्ती हुई थी और एनएस ढिल्लों ने अपने आप को गोवा का होटलियर और विला का मालिक बताते हुए उन्हें अपने यहाँ पार्टी के लिए आने की दावत दी थी। जब एनएस ढिल्लों ने उनको दावत दी तो वो पार्टी एंजॉय करने गोवा चले आए और गोवा आने के बाद 3 फरवरी की रात को वो ढिल्लों साहब के साथ पार्टी कर रहे थे, होटलियर के साथ। लेकिन देर रात को शराब के नशे में, पार्टी के सुरूर में ढिल्लों जो है वो बहक गए और बहकने के साथ ही उन्होंने ये जो लड़की थी कपल में, उस लड़की के साथ उन्होंने बदतमीज़ी, बदसलूकी या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना एडवांसमेंट, उसकी शुरुआत कर दी। अगर और खुलकर कहें तो उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी और इसी अश्लील हरकत का विरोध करने के चक्कर में लड़का लड़की और उनका जो एक और दोस्त था जो भाग गया, उन्होंने मिलकर ढिल्लों के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई। पहले मारपीट हुई, उन्होंने ढिल्लों को पीटा और फिर बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी, उन्हीं के बेडरूम में, उन्हीं के विला में। इसके बाद जब कत्ल हो गया तो भागने से पहले उन्होंने उसके जेवर वगैरह उतार लिए और वो वहाँ से फरार हो गए। वही रेंट ए कार से उन्होंने गाड़ी ली थी और वही गाड़ी लेकर वो आगे निकल गए गोवा से बाहर। उनका इरादा था कि वो कार कहीं मुंबई में छोड़ देते और वहाँ से कोई ट्रेन वगैरह लेकर मध्य प्रदेश भोपाल रवाना हो जाते, लेकिन इससे पहले ही वो पकड़ लिए गए और इसमें गोवा पुलिस की मुस्तैदी और गोवा पुलिस के उस इनपुट पर नवी मुंबई पुलिस का स्विफ्ट एक्शन जो है वो बहुत कारगर साबित हुआ। अब पुलिस का ये कहना है कि अगर छेड़छाड़ की वजह से या अश्लील हरकत की वजह से ही इस कपल ने बुजुर्ग की हत्या की, होटलियर की, तो फिर उन्होंने वो जेवर क्यों लूटे,
ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती है। तो पुलिस ये कह रही है और पुलिस को ये भी लग रहा है कि एक थ्योरी ये हो सकती है कि इनका इरादा ही लूटपाट करने का रहा हो, लेकिन जब ये पकड़े गए तो अपने आप को बेगुनाह दिखाने के लिए या आत्मरक्षा में हत्या हो जाने जैसी कहानी बताने के लिए उन्होंने अश्लील हरकत करने और बदतमीज़ी करने वाली बात जो है वो कहानी जो है वो झूठी कहानी अब पुलिस को सुना रहे हैं। हालांकि कौन सी कहानी सही है, वाकई लूटपाट की वजह से हत्या हुई है या फिर अश्लील हरकत करने की वजह से एनएस ढिल्लों की हत्या की गई, जिसके बाद कातिलों ने जब सोचा कि हत्या कर दी है तो लूट भी लेते हैं, ये कहानी सही है। पुलिस अभी इन चीज़ों को वेरीफाई कर रही है। लेकिन गोवा पुलिस और नवी मुंबई की पुलिस ने अपनी मुस्तैदी, अपनी स्विफ्टनेस की बदौलत एक बुजुर्ग होटेलियर के कत्ल के मामले को कुछ ही घंटे में सॉल्व कर लिया। और मैंने आपको एक डेटा, एक आंकड़ा गलत बताया था। मैंने बताया था ना कि 600-700 किलोमीटर दूर पकड़ा गया। 600-700 किलोमीटर नहीं, मैं नोट करके लाया था लेकिन वो थोड़ा आउट ऑफ माइंड हो गया। तकरीबन 450 किलोमीटर दूर जो है नवी मुंबई के पास इनको पुलिस ने पकड़ा। तो देखा जाए तो जहाँ पर इन्होंने हत्या की उनसे 450, उस जगह से 450 किलोमीटर दूर इन संदिग्ध कातिलों को दो राज्यों की पुलिस ने आपस के कोऑर्डिनेशन की बदौलत धर दबोचा। और ये घटना काफ़ी हद तक सूचना सेठ वाले उस कत्ल के मामले से मिलती है जिसमें गोवा पुलिस ने टैक्सी लेकर भागते, अपनी बच्चे की लाश के साथ भागते सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा दिया था चित्रदुर्ग की पुलिस से। तो वहाँ पर भी कातिल जो है वो शहर से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन गोवा पुलिस ने उसको पकड़वा दिया। यहाँ पर भी कातिल जो है वो कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद गोवा छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी गोवा पुलिस ने मुंबई पुलिस से कातिलों को गिरफ्तार करवा दिया। तो गोवा पुलिस की तफ्तीश और उनकी मुस्तैदी के लिए जाहिर है उनकी तारीफ तो बनती है और साथ ही तारीफ बनती है उन राज्यों की पुलिस, कर्नाटक और मुंबई की पुलिस की भी, जिन्होंने वाकई गोवा पुलिस के उस कॉल को बहुत सीरियसली लिया और गुनहगारों को पकड़ने में उनकी मदद की। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बीते कल यानी सोमवार के रोज़ मैं आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाया था क्योंकि मैं उससे पहले एक दिन की छुट्टी पर था और इस वजह से स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इसीलिए आज किसी का कमेंट या किसी का नाम मैं अपने इस प्रोग्राम के आखिर में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे आप जो है वो एग्जम्पशन देंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बाकी इस स्टोरी पर आप अपनी राय और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं फिर जब अगले रोज़ नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा तो ज़रूर इस स्टोरी से रिलेटेड कमेंट्स और आपकी राय आप लोगों के साथ साझा करूंगा और कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।